लूना जैसे ही पोर्टल के अंदर गई, उसे सामने एक शख्स नजर आया। वो शख्स भी उसके करीब बढ़ रहा था। लूना को एक पल के लिए लगा कि वो दूसरी दुनिया के किसी शख्स को अपने सामने देख रही है। अभी उसका शरीर वाइब्रेट होने लगा। वो झटके खाकर पोर्टल से बाहर आ गई। लूना ने देखा कि पोर्टल बंद हो रहा है। वो हड़बड़ाते हुए उठी और पोर्टल की तरफ भागते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज बंद मत होना। मगर जब तक लूना पोर्टल के करीब आई, वो बंद हो चुका था। ये तो बंद हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं फिर से नाकाम हो गई, लूना ने झल्लाकर कहा। तभी उसे उस किताब का ख्याल आया जिसे उसने लाइब्रेरी से लाया था। किताब दूसरी तरफ टेक्नोटोपिया में भी ठीक उसी वक्त झटका खाकर ओरायन पोर्टल से बाहर आ गया। और जब वो दोबारा पोर्टल के पास पहुंचा, तब तक पोर्टल बंद हो चुका था। स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। ये क्या हो जाता है बार बार? ये पोर्टल खुद खुलता है और फिर खुद ही बंद हो जाता है। मुझे इसके बारे में और पता करना होगा, ओरायन ने मन में निश्चय करते हुए कहा। ओरायन इसके बाद अपने बेडरूम में जाकर कुछ खोजने लगा। इधर दूसरी तरफ आर्केडिया में लूना रात के 8 बजे घर से निकली। तभी उसने अपनी जादुई दुनिया के एआई को निकाला, जिसे लूना जल्दी इस्तेमाल नहीं करती थी। उसके उस जादुई एआई का नाम क्रीना था। क्रीना एक अलग तरह की एआई थी जो लूना के छोटे से शीशे में थी। लूना यह समझ गई थी कि एल्डर्स ने उसे जादू करने से मना किया है, इसलिए उसे अब क्रीना की मदद की जरूरत कभी भी पड़ सकती थी। क्रीना, जल्दी से जादुई खिड़की मेरे सामने लाओ, मुझे तारा के घर जाना है, लूना ने ऑर्डर देते हुए कहा। अगले ही पल क्रीना ने अपना कमाल दिखाया। लूना के सामने एक खिड़की हाजिर हो गई। लूना जल्दी से खिड़की के दरवाजे के अंदर गई और सीधे तारा के घर के सामने निकली। तारा जो आंगन में टहल रही थी, लूना को सामने देखते ही हैरानी से कहा, क्या हुआ लूना, तुम यहां? वो अनोखा दरवाजा फिर से खुला था तारा, कहते हुए लूना ने पूरी बात तारा को कह सुनाई। तारा ने समझाते हुए कहा, देखो लूना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब बहुत खतरनाक है। तुम्हें भी अब इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पागल हो गई हो तारा, इतना कुछ जानने के बाद मैं अब पीछे नहीं हटने वाली हूँ, लूना ने कड़क आवाज में कहा। उसकी आंखों में जुनूनियत देखते हुए तारा ने चौंक कर पूछा, तो फिर अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अगले ही पल लूना ने बैग से लाई हुई लाइब्रेरी की किताब दिखाते हुए कहा, इस किताब को जिसने लिखा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि कल सुबह तैयार रहना। ना कहकर लूना तारा की बात सुने बिना खिड़की के अंदर चली गई। तारा अपनी जगह पर ही चिल्लाती रह गई, लूना, लूना मेरी बात सुनो। मगर तब तक लूना जा चुकी थी। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अगली सुबह करीब 8 बजे ही लूना तारा को लेकर घर के पिछले हिस्से में आते हुए बोली, तारा, मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मगर तुम तो कर सकती हो। जल्दी से तुम हम दोनों को शहर के आखिरी हिस्से में पहुंचा दो। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम दोनों वहां तक जा पाए। तारा का जवाब सुनते ही लूना को कुछ समझ नहीं आया। उसने काफी देर सोचने के बाद अपने जादुई एआई क्रीना से कहा, क्या हम उस खिड़की से नहीं जा सकते? नहीं, उस खिड़की के जरिए आप 1 किलोमीटर के अंदर कहीं भी जा सकती हैं, उसके आगे नहीं, क्रीना ने जवाब दिया। तभी लूना को आइडिया आया। उसने तारा से कहा, तारा, तुम्हारे जन्मदिन पर जो उड़ने वाली साइकिल मिली थी वो कहां है? हम उसी से जा सकते हैं। तारा को तभी याद आया कि उसके पास एक ऐसी साइकिल है जिसे पैडल मारने पर साइकिल के पीछे पंख आ जाता है और साइकिल हवा में उड़ने लगती है। तारा और लूना उसी साइकिल पर बैठकर आर्केडिया शहर के आखिरी हिस्से की तरफ जाने लगी। वो इलाका काफी सुनसान रहता था और वहां ज्यादा घर नहीं थे। लूना ने साइकिल में पैडल मारते हुए एक्साइटेड होकर कहा, तारा, मैंने कल रात को पता किया है, इस किताब को लिखने वाला एक बहुत पुराना विद्वान है। वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। थोड़ी देर में वो दोनों उड़ती हुई साइकिल से एक बड़े से घर के सामने पहुंच गई, जिसका आकार किताब की तरह था। उसका गेट भी किताब की तरह पुरानी बाइंडिंग जैसा था, जिसमें जादुई अक्षर और संकेत चमकते थे। गेट से मुख्य दरवाजे तक पत्थरों से बना एक पतला रास्ता जाता था, जिसके दोनों ओर अजीबोगरीब पेड़ पौधे लगे थे, जिनमें कुछ पौधे रंग बदलते थे, कुछ फूल अंधेरे में तारों की तरह चमकते थे। रास्ते में उड़ती हुई चाबियां दिखाई दे रही थी,
मानो कोई गुप्त ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो। घर के चारों ओर जादू की हवा बहती थी जो कभी कभी ठहर सी जाती थी, जैसे समय यही रुक गया हो। इन सब के अलावा सबसे अद्भुत और कमाल का था जादूगर का पालतू जानवर, जो हर कदम पर नया रूप लेता था। कभी वो एक छोटा खरगोश बन जाता तो कभी खूबसूरत पक्षी। दोनों थोड़ा घबराते हुए जैसे ही दरवाजे के पास आए, दरवाजा अपने आप खुल गया। तारा ने लूना का हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों आगे बढ़ने लगी। किससे मिलना है आपको? तभी पीछे से आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने एक उड़ता हुआ झाड़ू था जो उनसे बात कर रहा था। ये तो काफी बड़े जादूगर हैं। इन्होंने अपने झाड़ू को भी इंसानों की तरह बात करना सिखा रखा है, तारा ने धीमी आवाज में कहा। लूना ने उसे शांत करते हुए सामने बोलते हुए झाड़ू से कहा, वो मुझे क्रोनोस जी से बात करनी थी, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। उनसे मिलने से पहले तुम्हें 3 खेल खेलने होंगे। अगर तुम पास हुई तभी तुम्हें जादूगर क्रोनोस से मिलने का मौका मिलेगा, बोलते हुए झाड़ू ने कहा, जिसके जवाब में लूना बोली, कैसा खेल? पहेली और दिमाग का खेल। चलो बताओ। हर पल हमारे साथ रहता, कुछ पूछो तो चुप है रहता, रोशनी में बाहर आता, अंधेरा होते ही गुम हो जाता। लूना और तारा दोनों ही दिमाग लगाने लगे। काफी सोचने के बाद लूना ने कहा, परछाई, हमारी परछाई। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल, वो कौन है जो इस दुनिया में सबसे तेज है? वो जब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। उसे ना गाड़ी की जरूरत होती है ना किसी जादू की, बोलते झाड़ू ने पूछा। इस बार तारा ने कहा, हमारी दुनिया के सबसे पुराने जादूगर। गलत जवाब। एक और मौका देता हूं, अगर इस बार गलत हुआ तो फिर जादूगर से मिलने का सपना रह जाएगा, बोलते हुए झाड़ू ने जवाब दिया। लूना और तारा के माथे से पसीना आने लगा। दोनों सोचे जा रही थी, तभी अचानक से लूना ने कहा, हमारा मन, ये बिना किसी गाड़ी के कहीं भी जा सकता है, इससे तेज कोई नहीं है। बहुत खूब, वाकई तुम काफी समझदार हो। जाओ इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाओ, बोलते हुए झाड़ू ने कहा, जिसे सुनते ही तारा ने पूछा, और तीसरा सवाल? मगर तभी वो झाड़ू गायब हो गया। दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर वहां क्या हो रहा है। दोनों कुछ सोचते हुए दरवाजे के उस पार जैसे ही गई, तभी सामने उन्हें 5 मोम का पुतला दिखाई पड़ा। पांचों ने एक साथ कहा, असली पुतले को पहचानो और जादूगर के मन की बात जानो। लड़की, तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त है और यही तुम्हारा तीसरा खेल है। लूना और तारा एकदम से हड़बड़ा गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लूना कोई भी गलत जवाब नहीं देना चाहती थी। आखिर के 10 सेकंड बचे थे। लूना, समय खत्म हो रहा है, तारा ने परेशानी में कहा। लूना ने तभी देखा सामने एक मोम के पुतले की परछाई दिखाई दे रही है और बाकी किसी की भी परछाई नहीं है। लूना बिना वक्त गवाए उस परछाई वाले पुतले को छूते हुए बोली, यह है असली पुतला। जवाब के साथ ही सारे पुतले गायब हो गए। कमरे का पूरा दृश्य बदलने लगा। लूना ने जब कमरे में चारों तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यह कोई साधारण कमरा नहीं था। हर दीवार किसी जादुई किताब के पन्नों की तरह बदल रही थी। दीवारों पर उकेरे गए अक्षर हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी पुराने मंत्रों की किताब से निकले हो। वो कमरा बहुत ही छोटा था, लेकिन उसमें एक अनंत गहराई महसूस हो रही थी। ऊपर छत की जगह खुला आसमान था, जिसमें असली तारे नहीं बल्कि जादुई रोशनी के गोले तैर रहे थे। और जब लूना और तारा ऊपर देखते तो तारे अलग अलग रूप ले लेते। कभी एक जीवित प्राणी बनते, कभी एक नक्शा, और कभी अजीबोगरीब आकार में ढल जाते। तभी सामने से बूढ़ा आदमी निकल कर आया। उसकी दाढ़ी तो पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, चेहरा लटक गया था। क्रोनोस का चेहरा देखकर दोनों लड़कियां थोड़ी घबरा गई। क्रोनोस ने अपना जादू इस्तेमाल कर एक 40 साल के आदमी में बदलते हुए कहा, यह कमरा मेरी सोच और मेरे जादू का अक्स है। यहां जो तुम देख रही हो वो तुम्हारी कल्पना का परिणाम है। अब बताओ, तुमने कौन से सवालों के जवाब पाने का इरादा किया है? लूना इसके बाद पोर्टल के बारे में सब कुछ बताने लगी।
पूरी बात सुनने के बाद क्रोनोस ने सोचते हुए कहा, तो तुम कह रही हो कि आर्केडिया के बाहर कुछ है? जी, और आपने अपनी इस किताब में भी ऐसे ही किसी दरवाजे का जिक्र किया है, तो मैं ये जानना चाहती थी कि आप और क्या जानते हैं। लूना ने उस किताब को दिखाते हुए कहा। क्रोनोस ने अपनी किताब देखते हुए थोड़ा इमोशनल होकर कहा, इस किताब को मैंने सालों पहले लिखा था, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो क्या आपने भी उस दरवाजे को देखा है? लूना के ये कहते ही क्रोनोस जोर जोर से हंस पड़े। तभी क्रोनोस ने कहा, ये सब तो कहानियां हैं बेटी। सालों पहले मैंने बस एक काल्पनिक कहानी लिखी थी। लूना ने जैसे ही यह सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, इसका मतलब है कि किताब में जो कुछ भी लिखा है वो मात्र एक काल्पनिक कहानी है। क्रोनोस ने हां में सर हिलाया। वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी लूना अचानक से ब्लैंक हो गई। तारा ने जैसे ही ये देखा, उसने लूना को हिलाते हुए कहा, लूना अब नहीं, ये सही वक्त नहीं है। तारा की बात सुनते ही लूना ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, हां मैं सुन रही हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जिस उम्मीद से आपके पास आई थी वो उम्मीद पूरी तरह से आप तोड़ देंगे। बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। क्रोनोस आगे कहते कि इससे पहले ही लूना ने कहा, नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है। कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं है? कहते हुए लूना चिढ़कर क्रोनोस के घर से जाने लगी। तभी क्रोनोस ने रोकते हुए कहा, लूना, अगर तुम्हारी कल्पना में वो द्वार है तो वो सच भी हो सकता है, और उस द्वार के पार ऐसा कोई है जो तुम्हारी तरह ही सोच रखता है। ये राह बहुत खतरनाक हो सकती है। इतना कहने के बाद क्रोनोस ने लूना को एक जादुई लॉकेट देते हुए कहा, इसकी मदद से तुम अपना भेस बदल सकती हो। इसे अपने पास रखो, काम आएगा तुम्हारे। लूना क्रोनोस के घर से निकलने के बाद आर्केडिया के कुछ और विद्वानों के पास गई, मगर हर कोई यही कह रहा था कि लूना का ये एक भ्रम था और कुछ नहीं। पूरा दिन चारों तरफ शहर में भटकने के बाद आखिरकार लूना और तारा एक पेड़ के पास आकर रुके। तारा ने लूना को समझाते हुए कहा, लूना, एल्डर्स ने मना किया है, उसके बाद भी तुम अपनी जिद छोड़ने का नाम नहीं ले रही। और तुमने देखा ना, यहां कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। मुझे पता है मैंने क्या देखा है, और मुझे इसे साबित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लूना ने बेबाकी से जवाब दिया तो तारा पूरी तरह से झल्लाते हुए बिगड़ कर बोली, बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हारी बात मानी, मगर अब तुम मेरी बात मानोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। तारा, तुम हमारी दोस्ती को बीच में ला रही हो। लूना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मगर तारा ने फैसला कर लिया था। उसने सख्ती से कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरे साथ घर चलोगी या अब अपनी जिद पूरा करने के लिए दोबारा किसी और विद्वान के पास जाओगी। ना पूरी तरह से मजबूर हो गई थी। वो जानती थी कि उसके पास एक तारा ही थी जो हर वक्त उसकी मदद करती थी। लूना और तारा इतना थक गए थे कि साइकिल में पैडल मारने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो पैदल ही चल रहे थे। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी, और लूना, दूसरी दुनिया का दरवाजा मिला कि नहीं? ये सुनते लूना और तारा ने जैसे ही सामने देखा, वहां उन्हीं की उम्र की कुछ लड़कियां लूना को देखकर हंस रही थी। मिलेगा तब ना जब कुछ ऐसा होगा। लूना तो पागल हो गई है, वो एक छोटी जादूगरनी जो है। दूसरी लड़की ने मजाक बनाकर कहा। लूना ये सब सुनकर हैरान थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही तारा उन सभी को आंख दिखाते हुए लूना को अपने साथ ले जाने लगी। लूना ने तारा से पूछा, इनको ये सब कैसे पता चला तारा? तुम जिस तरह आज पूरे दिन शहर में भटक रही थी, उससे ये बात इन तक पहुंच गई है। इसलिए कह रही हूं, तुम्हारे मां बाबा तक ये बात पहुंचे, इससे पहले ही तुम सब कुछ भूल जाओ और नॉर्मल हो जाओ। लूना इस पर कोई जवाब नहीं दे पाई। रात के करीब 10 बजे एकाएक ही लूना उठ बैठी।
वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकलकर किचन की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे सामने स्टोर रूम दिखा। आज से पहले उसने स्टोर रूम को कई बार देखा था, मगर आज उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्टोर रूम के अंदर उसे जाना चाहिए। ये पहले दादी का कमरा हुआ करता था। आज तक कभी मैंने इसके अंदर जाकर देखा नहीं है। कहते हुए लूना स्टोर रूम के अंदर पहुंच गई। उसके सामने ढेर सारी मोटी मोटी किताबों का ढेर रखा हुआ था। इतनी सारी किताबें, क्या यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है? एक बार कोशिश करना चाहिए। इतना कहने के बाद लूना एक एक करके उन किताबों के पन्ने पलटने लगी। 10 किताब देख लेने के बाद अचानक से 11वें किताब के बीच में लूना ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही लूना हैरान हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे तारा को दिखाना होगा।